नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार होरिजन फिज़िक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक को पढ़ेंगे, एक चैप्टर को निपटाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं बता दूं कि ये जो सेशन अब चलेगा वो जेई और नीट को लेकर के चलेगा, बस उन दो एग्ज़ाम के पर्पज़ से चलेगा, प्लस साथ में आप एनडीए वगैरह भी कर सकते हैं, तैयारी उनका। तो जो लोग भी इंटर का एग्ज़ाम दे चुके हैं या तो अभी 12th क्लास में हैं, है ना, वो जब इन सारा चैप्टर को पढ़ा दिया जाएगा तो एक बार शॉर्ट नोट्स को देख लें और उसके बाद में प्रीवियस ईयर को सोल्व करें, है ना। तो आपको इस सेशन में हर एक चैप्टर पे 2 वीडियो मिलेगा, जिसमें से एक वीडियो जो होगा उसका शॉर्ट नोट्स का होगा। वो जो शॉर्ट नोट्स है वो इस बेसिस पे बनाया गया है ताकि जेई और नीट का सवाल बन सके, ये बोर्ड लेवल नहीं है। और मैं बता दूं कि दूसरा जो वीडियो आएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर का वो होगा, वो प्रीवियस ईयर के सवाल का सॉल्यूशन होगा जो नीट और जेई में आया है। और उसमें हर एक सवाल जो होगा वो अपना सीक्वेंस वाइज में होगा। ऐसा नहीं कि हम 4 सवाल करेंगे और 2 सवाल छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी बुक में अवेलेबल होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उनको किया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहें, देखें और पेशेंस के साथ पढ़ाई करें। और मैं यकीन दिलाता हूं कि एक फ़िज़िक्स का टीचर होने के नाते मैं एक अच्छा इसमें तैयारी दे सकूंगा आपको जेई और नीट के लिए, ठीक है। तो आइए मैं इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर को पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको शॉर्ट में हम लोग EMW भी कहते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग EMW भी कहते हैं, ठीक है, EMW, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार वेव होता क्या है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक वेव का टाइप है ना। तो सबसे पहले जानेंगे वेव के बारे में, है ना। देखिए वेव जो पढ़ना है वो 11th क्लास में पढ़ना है, तो जाकर के वहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वेव का। जैसे वेव जो होता है ना, एक समझिए तो डिस्टर्बेंस है ना, एनर्जी है जो एक जगह से दूसरे जगह प्रोपेगेट करता है, चलता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो वेव चलता है ना, वो उसका पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। उनके आधार पे इस वेव को 2 भाग में बांटा गया, ठीक है। इस वेव्स को 2 भाग में बांटा गया, किसके आधार पे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव का अलोंग में है या तो परपेंडिकुलर वे में, है ना। तो आप ज़रा से देखेंगे, देखिए इसमें 2 चीज़ होता है। एक होता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कहने का मतलब होता है कि अगर आप इस पॉइंट पे कुछ डिस्टर्बेंस किए हैं, है ना, तो इस तरह से मान लीजिए कि वेव भी चल रहा है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ, ये जो आपका जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये जो डायरेक्शन हुआ ये आपका डायरेक्शन हो गया वेव का चलने का डायरेक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लेकिन इसमें देखेंगे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, देखेंगे आप वेव पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखेंगे इसमें, या तो मीडियम पार्टिकल का, तो ये जो है वो ऊपर नीचे इस तरह से कुछ हो रहा है। सो दिस इज़ द वन टाइप ऑफ वेव, है ना। तो देखिए ज़रा इसमें समझिए, समझने का थोड़ा फेर है। बोला इसमें क्या कि अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के डायरेक्शन में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव उसको कहेंगे, ठीक है। और अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है, समझे ना। जैसे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है और वेव जो है प्रोपगेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। सो हेयर एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर तो है, इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। इसमें जब देखेंगे हम लोग कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो कुछ इस तरह से हो रहा है और वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे
तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में वेव है जो प्रोपेगेट कर रहा है ना, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, उसी डायरेक्शन के अलोंग है। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका साउंड वेव हो जाएगा। इसमें जो है ना, ये जो ट्रांसवर्स वेव है, यही ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल जो है वो कौन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्लासिफिकेशन किए हैं। तो लाइट जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। क्या है? इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। आप लोग नोट्स करते जाइएगा, एक शॉर्ट नोट्स बड़ा ही शानदार रंग बिरंगा नोट्स बनाइएगा ताकि काम देगा वो आपको क्वेश्चन बनाने के समय में। इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, है ना, क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है। अच्छा से बता दिया गया आपको। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो आखिरकार बनता कैसे है, वो क्या है एक्चुअली में, उसको थोड़ा सा देर से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें बनता कैसे है, ठीक है। तो बोला जाता है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है देन इट जनरेट्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ओके। और उसके बाद में तीसरा केस था कि जब इस चार्ज पार्टिकल को आप कुछ एक्सेलरेशन से मूव करवाएंगे, एक्सेलरेशन से मूव करवाने का मतलब है यहाँ पे कि उसको आप वेरिंग वेलोसिटी से मूव करवाएंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की वजह से डेवलप होगा ही, है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या करेगा? वेरी करेगा। क्या करेगा? वेरी करेगा, है ना, वो पीरियडिकली जो है वो चेंज करेगा और साथ में जो है यहाँ पे क्या करेगा, वो एनर्जी जो है वो रेडिएट करता है, ठीक है। देखिए, तो कहने का मतलब यही हुआ कि एक चार्ज पार्टिकल को, है ना, जब एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे, है ना, या तो उसको क्या कीजिए आप ऑसिलेट कीजिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाइए, दाएं बाएं ऐसे करते रहिए आगे पीछे करके, है ना। देन इट विल जनरेट, है ना, ये जो है वो जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है ना वो जरा से इसका नाम में देखिए क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी पाया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी पाया जाता है। जब आप 12th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि एक जगह में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर रहता है, और अगर वहीं पे या तो किसी दूसरे जगह पे या तो किसी भी जगह पे अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, मतलब कि एग्जिस्ट करता है, देन उसके पास में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो कहने का मतलब कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, इसका मतलब कि वहाँ पे साथ में एनर्जी चलता है, ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ से इस वेव का निर्माण हो जाता है। तो याद रखिए कि इसका निर्माण कैसे होता है इस वेव का। तो हम लोग क्या करेंगे? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल है ना इज एक्सेलरेटेड देन EMW इज प्रोड्यूस्ड। आ गई बात समझ में, है ना। क्या बताया गया आपको कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, है ना, उसको त्वरित करते हैं, वेलोसिटी चेंज करवा के मूव करवाते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? जनरेट होता है। बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा जानेंगे कि कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसका सारा कुछ काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, तो थोड़ा डायग्राम हो जाए इसका। मान लीजिए कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये जो है वो क्या है? तो जेड एक्सिस है, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें, अच्छा याद कीजिएगा इसमें कि जब वेव को बनाया जाता है ना, तो चार्ज पार्टिकल को जब आप एक्सेलरेट करते हैं या तो ऑसिलेट करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो चेंज करता है, सिनुसॉइडल वेव के जैसा वो चेंज करता है। आप एसी जब पढ़े होंगे तो उसमें सिनुसॉइडल एसी क्या होता है आपको बताया गया होगा, बढ़िया से बताया गया होगा, ठीक है। और इसमें जो है आपको प्रॉपर्टी में बताया जाएगा,
है ना, कि जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होता है, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होता है, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होता है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम होता है। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड जो है इस केस में इन EMW वो सेम फेज में हैं। अगर उनके बीच में अगर फेज डिफरेंस निकाला जाए देन दैट विल बी जीरो। कितना हो जाएगा वो फेज डिफरेंस? जीरो हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ए जो है वो क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ग्राफ? किसका है ग्राफ? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये सिनुसॉइडल ग्राफ है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। उसके बाद में अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए तो ए है आपका इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बनाने दें हमें। आप यकीन कीजिए कि इतना पढ़ लेने के बाद में चाहे जेई हो चाहे नीट हो, है ना, एक भी क्वेश्चन ना छूटना चाहिए, ठीक है। तो इस लेवल पे शॉर्ट नोट्स बनवाया जा रहा है आपको, तो चिंता ना करें, है ना। और अपने हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस पे भरोसा रखें, है ना। आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन देगा। चलिए अब ज़रा सा बात समझिए। ये भी जो है ऐसा ही बनेगा ऊपर में। देखिए थोड़ा इधर, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। कितना एंगल है यहाँ पे? 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल कितना है? 90 डिग्री यहाँ पे पाया जा रहा है, एंगल 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर एक्स एक्सिस हमने माना, ऊपर में वाई माना, और इधर में क्या है? जेड है। ऐसा एक ऊपर में जो है यहाँ पे वो क्या है? ऊपर में ये जेड एक्सिस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें जो चल रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चल रहा है वो इस तरह से कुछ चल रहा है, ठीक है। और इसमें जो आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग में जो आपका ये है ना, इसको मान लीजिए क्या, ये ब्लैक वाला जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और ये जो है रेड वाला ये क्या है आपका? तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसमें आप समझेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से चला गया, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ा सा समझेंगे आप। देखिए ये वाई एक्सिस ये हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो इस डायरेक्शन में है, अच्छा से समझेंगे आप। और ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से चल रहा है वो, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ से अगर इस पार्टिकुलर एग्जांपल को देखते हैं तो ये जो रेड वाला जो पार्ट है ना वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से वो चल रहा है, और ये जो है आपका कौन से प्लेन में है? वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। इस जेड एक्सिस को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना करके रखा गया है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, पैरेलल टू अर्थ है, अर्थ सरफेस है। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा देर के लिए समझने के लिए आप बोल सकते हो कि दिस इज इन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में है। ये जो रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड है कौन से प्लेन में है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया, यहाँ पे इसका डायग्राम हो गया। कहने का मतलब थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे कि जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है ना। जिस समय ए मान लीजिए कि 30% या 40% होता है अपने मैक्सिमम वैल्यू का, है ना, उसी समय जो ये भी जो है अपने मैक्सिमम वैल्यू का 30 या 40% होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये जिस समय मैक्सिमम हुआ है तो उस समय ये भी क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा। तो कहा जाता है इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो सेम फेज में पाया जाता है। फेज कहने का मतलब कि कोई आगे हो कोई पीछे नहीं चल रहा, सेम फेज कहने का मतलब ये होगा, ठीक है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें जो है वो इस तरह से किया, एक इस तरह से चला और दूसरा जो है इस तरह से चला। तो ये जो आपका है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जो है ये आपका है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, और तीसरा जो क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। यहाँ पे तीन चीज़ें जो है वो अपने आप में क्या है? तो परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर आप बोल सकते हो। ए जो है आपका वाई एक्सिस में है, बी जो है वो आपका जेड एक्सिस में है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो है, जो वेव जो चल रहा है वो किधर में है? तो एक्स एक्सिस में है। यहाँ पे तीनों जो है वो आपस में क्या होता है? तो परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा आप लोग, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किसका? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का।
ठीक है। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके इक्वेशन पर, ठीक है, कि इस तरह से सिनुसॉइडल आपका ग्राफ मिल रहा है। तो थोड़ा देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है E बराबर E0 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या होता है, फाई होता है। फाई इज़ द इनिशियल फेज एंगल, ठीक है। आपको अल्टरनेटिंग करंट एसी में भी ये बहुत मस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। उसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू हो जाएगा B इज इक्वल टू B0 इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या होता है, फाई होता है। याद रखिएगा कि इस साइन या कॉस के अंदर में जो वैल्यू होता है इसी को हम लोग पूरा को फेज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टोटल को फेज कहते हैं, है ना। और जब दो इक्वेशन के इन फेज को घटाया जाएगा तो उसको कहा जाएगा फेज डिफरेंस कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो फेज है इसलिए सेम है क्योंकि एक ही यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के द्वारा जनरेट हुआ है, ठीक है। इसलिए दोनों का जो फेज है वो क्या है, सेम है, फेज एंगल सेम है ना। देखिए यहाँ पे ये भी इसका जो है इसके बराबर है, दोनों का फेज सेम है। जब घटाएंगे आप दोनों को तो फेज डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 0 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें हम बारी बारी से देखेंगे कि आखिरकार इसमें ओमेगा क्या है, टी क्या है, के क्या है, एक्स क्या है, फाई बता दिया गया, इनिशियल फेज एंगल उसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए जरा इसमें ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई नॉट क्या है, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे देखिए यहाँ पे ए जो वैल्यू है वो क्या है, ई नॉट है। और ए जो आपका ये वैल्यू होता है ये आपका क्या हो जाता है, ये बी नॉट हो जाता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से देखिए ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और एफ बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। एंड के को बोला जाता है एंगुलर वेवलेंथ कहते हैं, तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा हो जाएगा। इस ओमेगा को हम लोग कहेंगे एंगुलर, ओमेगा जो है वो एंगुलर क्या है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ए जो है के, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेवलेंथ कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर वेवलेंथ हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना समझ में आ गया। अब एक बात अब यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा ज़रा, कि अगर यहाँ पे के एक्स वाला जो पार्ट है अगर नेगेटिव में है तो आप समझिएगा कि ये जो वेव प्रोपगेट कर रहा है, यहाँ पे एक्स जो बताता है ये बताता है कि जो वेव है वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे माइनस लगा हुआ रहे, माइनस एक्स रहे, तो इसको समझिएगा कि वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में क्या कर रहा है, प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। क्या बोला गया आपको कि अगर माइनस एक्स यहाँ पे दिखेगा इसका मतलब क्या है कि वह प्लस एक्स एक्सिस के तरफ में क्या कर रहा है वो, तो वेव जो है वो प्रोपगेट कर रहा है। अगर ये प्लस यहाँ पे के एक्स होता तो प्लस एक्स अगर होता तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस एक्स एक्सिस के तरफ में क्या होता वो, तो प्रोपगेट करता। ये चीज़ बात हुआ। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे इसका। चलिए अब इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, ठीक है। किसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, तो EMW का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले प्रॉपर्टी में बताया गया है, पहला प्रॉपर्टी इसका है कि इट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव, है ना, इट इज़ ए ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ये क्या है, तो एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। दूसरा बात बताया जाता है क्या कि ये जो है वो एक मैकेनिकल वेव नहीं है, नॉन मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव उस वेव को कहा जाता है जिसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम का ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो इस वेव एक ऐसा वेव है जो बिना मीडियम के भी चल सकता है ना। तो ये जो है वो दूसरा पॉइंट में लिखे होंगे क्या कि इट इज़ ए नॉन
मैकेनिकल वेव। ये क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव किसको कहा जाता है? तो जिसको चलने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम का ज़रूरत ना पड़े, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव क्या हो जाएगा? तो वैसा वेव जिसको चलने के लिए मीडियम का सख्त ज़रूरत पड़ता है, उसको हम लोग मैकेनिकल वेव कहेंगे। जैसे में एग्जांपल साउंड तभी ट्रेवल कर पाता है जब जो है उसमें मीडियम अवेलेबल हो। जैसे आप सुने होंगे कि वैक्यूम में साउंड जो ट्रेवल नहीं करता है। आप स्पेस में जा करके एक आप बोलोगे तो आपके जो आपके साथ में जो रहेंगे वो नहीं सुन पाएंगे, बिकॉज बिना मीडियम का साउंड जो वो ट्रेवल करता ही नहीं। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा इसमें जो प्रॉपर्टी है वो बताया गया है क्या, थर्ड वाले में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये परपेंडिकुलर होता है किसका? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव का। बात समझ में आ गया आपको? ये तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। वेव का चलने का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों क्या होता है? तो एक दूसरे का, है ना, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद में बात किया जाए कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन देता है, कहने का मतलब कि E क्रॉस B जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। E क्रॉस B, B क्रॉस E नहीं, E क्रॉस B जो होगा, है ना, ये जो होगा वो क्या देगा? इट विल गिव द डायरेक्शन, it will give the direction of propagation of wave। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। आप ये जो बात, जो थर्ड नंबर जो बात लिखा हुआ है, इस बात से आप प्रूफ कर सकते हैं। जब आपको 11th में वेक्टर पढ़ाया गया होगा, नहीं तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े होंगे हाल फिलहाल में ही। 12th अभी जस्ट चालू हुआ, 1-2 दिन चला है उसमें। उसके पहले हम लोगों ने बेसिक को कंप्लीट किया, जिसमें वेक्टर भी पढ़ाया गया था 2-3 दिन करके ऐसा। तो उसमें बताया गया था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। तो उसमें जो है बताया गया कि जो इसका जो रिजल्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा, जो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों का। तो ये बात जो है ऊपर वाले स्टेटमेंट को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में बताया गया है क्या, 5वां नंबर पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो होता है वो सेम फेज में होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ज़रा देखिए, इन EMW में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। दोनों जो होता है वो क्या होता है? एक ही फेज में होता है। सो यहाँ पे फेज डिफरेंस जो निकलेगा, इन दोनों के बीच में, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रॉपर्टी 6 नंबर। बात समझ में आ गया? ये आपको बोर्ड में भी पूछा गया था क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस कितना होता है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो 0 होता है। ठीक है। क्योंकि दोनों साथ साथ चलता है ना। फेज का मतलब वही हुआ कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। समझ रहे हैं ना बात? मतलब कि किसका वैल्यू जो है पहले मैक्सिमम हो रहा है, किसका बाद में हो रहा है, उसका मतलब ये हुआ। अगर दोनों का साथ साथ में हो रहा है, इसका मतलब सेम फेज में चल रहा है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी शानदार है। इसमें बताया गया है क्या, 6 नंबर में, कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा उस मीडियम में, है ना, वो एक फॉर्मूले के द्वारा दिया जाता है। और वो जो फॉर्मूला है वो है C जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग चलता है। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा √म्यू। म्यू समझते हो ना, जिसको परमिएबिलिटी कहते हैं, या तो फिर, ठीक है। तो C हो जाएगा 1/√म्यू इंटू एप्सिलॉन। अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा, अगर पढ़ लिए तब तो ठीक है ना, कि ये जो म्यू है, म्यू को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर वैक्यूम का बात किया जाए, किसका बात किया जाए? वैक्यूम का बात किया जाए, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अगर हम वैक्यूम का बात करें तो स्पीड इन वैक्यूम जो होगा, 0 का मतलब यहाँ पे वैक्यूम होता है ना, 1/√,
ए म्यू जीरो इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। तो अगर उस वेव का वेलोसिटी जो है वो वैक्यूम में निकाला जाए तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/रूट ओवर म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, जहाँ पे म्यू क्या है, म्यू जीरो क्या है, तो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम है, और ये क्या है, एप्सिलॉन जीरो, तो ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। ठीक है, इन दोनों का वैल्यू होता है, आपको बताएंगे। तो ये इतना प्रॉपर्टी हो गया। अब थोड़ा इरेज कर लेते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स है। देखिए इसमें जो है, तो अगर हम किसी भी मीडियम का निकालना चाहें, किसी भी मीडियम का, तो ये क्या हो जाएगा, 1/रूट ओवर म्यू इंटू एप्सिलॉन। आपको बताया गया होगा कि म्यू जो होता है वो म्यू जीरो इंटू म्यू आर के बराबर होता है, और एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा इनका वैल्यू आप पुट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू की जगह पे म्यू जीरो इंटू म्यू आर, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सी मीडियम जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1/रूट ओवर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर इंटू 1/रूट ओवर म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो। अब ज़रा इस बात को देखिए गौर से कि ये चीज़ क्या है। सो दिस इज़ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। नाउ रिप्लेस दिस वैल्यू, है ना, तो सी मीडियम जो है वो हो जाएगा 1/रूट-ओवर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ये सी जीरो हो जाएगा, है ना। और सी जीरो जो है वो एक्चुअली में है क्या, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पे, तो वैक्यूम में, वी स्टैंड फॉर वैक्यूम। ठीक है, तो ये चीज़ निकल के आ गया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, है ना, कि एप्सिलॉन क्या है। तो एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं, याद कीजिएगा, हम लिखेंगे नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर। इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। एप्सिलॉन जीरो क्या है, तो ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। जब जीरो लगा रहा है मतलब कुछ नहीं है वहाँ पे, देयर इज नो एनी मीडियम, तो ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, फ्री स्पेस का है। उसके बाद में एप्सिलॉन आर जो है, आर का मतलब यहाँ पे होता है रिलेटिव परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ठीक उसी तरह से आपका म्यू भी हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम है। तो इसको बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये आपका क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम, और ये क्या है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम है। ठीक है, तो ये काफ़ी शानदार है फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो सी मीडियम इज इक्वल टू निकल चुका है, सी वैक्यूम डिवाइडेड बाई क्या आ गया है, पूरा नाम लिख लीजिए इसका, वैक्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाई 1/रूट-ओवर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। इसका वैल्यू जो क्वेश्चन में दे देगा आपको। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद में बोला गया है क्या, ये 6 नंबर प्रॉपर्टी हो चुका है, इसका 7वां नंबर प्रॉपर्टी है इसमें, 7वां नंबर में। देखिए इसमें बोला क्या है कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बना है, वेव एक्चुअली में उसका समझिए तो एनर्जी का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह, तो उसमें जो कुछ भी एनर्जी है वो दो चीज़ के वजह से आता है। एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन की वजह से, और दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन की वजह से। ठीक है, तो उसमें उन दोनों का कंट्रीब्यूशन एनर्जी प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी प्रोवाइड करने का जो कंट्रीब्यूशन है दोनों का सेम सेम है। कहने का मतलब कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर हो जाएगा एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाएगा तो कितना होगा, 1:1 हो जाएगा, मतलब 50-50 इनका है हिस्सेदारी, है ना। कहीं कहीं पे क्वेश्चन पे पूछा जाता है क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी के इंटेंसिटी का रेशियो क्या है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको पढ़ाया गया होगा 12th क्लास में कि इंटेंसिटी जो होता है वो पावर डिवाइडेड बाई एरिया होता है। ठीक है, और पावर को हम लोग एनर्जी पर यूनिट टाइम कहेंगे, और नीचे में एरिया का एरिया रहेगा। कहने का मतलब कि एक पार्टिकुलर यूनिट एरिया में
पर सेकंड में कितना एनर्जी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है, फॉल हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उसी को हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं, तीव्रता इसको कहते हैं हिंदी में, है ना। इधर देखिए, तो दोनों के लिए टाइम और एरिया सेम होगा, अगर एनर्जी दोनों का सेम हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि दोनों का इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगा। तो इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये किसका इंटेंसिटी है, तो एनर्जी का इंटेंसिटी है उस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। दोनों का हिस्सेदारी जो है वो समान होता है। चलिए एक रिलेशन है यहाँ पे 8वां नंबर में, ये चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इसको लिख सकते हैं आप, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है। ये चीज़ रिलेशन एक लाना है, ई बराबर कितना लाना है, तो BC लाना है। ई बराबर क्या लाना है, BC। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को साफ सिर्फ आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे क्या स्पीड ऑफ द वेव है, ठीक है। आप ज़रा सा चलेंगे इधर में, अभी पीछे में आपको बताया गया होगा कि एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल टू हो जाता है एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको पढ़ाया गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एनर्जी का डेंसिटी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 E² होता है, ठीक है। 1/2 एप्सिलॉन 0 E², किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही मैग्नेटिक फील्ड में अगर एनर्जी डेंसिटी देखा जाए, है ना, तो ये हो जाएगा B² डिवाइडेड बाई 2μ0 हो जाएगा, B² डिवाइडेड बाई 2μ0, ठीक ना। अगर वैक्यूम है तब, अगर वैक्यूम ना रहे तो इसको हम लोग एप्सिलॉन लिखेंगे। अब एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r हो जाएगा, और इसको सिर्फ क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, अगर मीडियम कोई रहा तब। अब इन दोनों को बराबर कीजिए, यूनिट वॉल्यूम में निकालिएगा, वॉल्यूम से गुना कीजिएगा, सेम निकल के आएगा। इन दोनों को बराबर करें तो 1/2 एप्सिलॉन E² इज इक्वल टू B² डिवाइडेड बाई 2μ हो जाएगा, है ना। नोट्स बनाते जाइएगा आप, क्योंकि हम भी बना रहे हैं नोट्स। चलिए देखिए, नोट्स जब तक आप सही से नहीं बनाइएगा ना, तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, रिवाइज करने में मज़ा आएगा तभी जब नोट्स होगा आपके पास सही का ढंग का। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि नोट्स बनाइए आप। तो यहाँ से ज़रा देखिए आप, तो यहाँ से E² इज इक्वल टू हम लोग B² इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4, और म्यू इंटू क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिख सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा B इंटू A√/4 इंटू म्यू एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। तो E बराबर निकल चुका है B, और A हो जाएगा 1/2 √/, कितना, म्यू एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू आ चुका है कितना, B, है ना। ए देखिए कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पे, A2 ये ख़त्म हो जाएगा 2 तो 4 बचेगा नहीं, कुछ एक बड़ा मिस्टेक होने वाला था यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ से कितना आ गया, अब देखिए अभी पीछे में फॉर्मूला बताया गया होगा कि 1/√/μ इंटू एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो C बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, C बोलते हैं। तो C बराबर इतना, है ना। C क्या है एक्चुअली में, तो C बराबर होता है, अभी पीछे में बताया गया है, म्यू इंटू एप्सिलॉन होता है किसी मीडियम में उस वेव का स्पीड है, ठीक है, जहाँ पे उस मीडियम का परमेबिलिटी इतना है और परमिटिविटी इतना है। तो E बराबर BC जो है एक फार्मूला निकल चुका है, E बराबर BC, मतलब कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मैग्नेटिक फील्ड उस वेव का इंटू उसका स्पीड हो जाता है, ये रिलेशन है, ठीक है। तो इतना जो है वो रिलेशन निकल चुका है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहीं बाहर से आप ला करके उसको प्रभावित करना चाहते हो तो वो प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। वो डिफ्लेक्शन उसमें ज़रा सा भी नहीं आएगा। तो ये इतना जो था वो आपका प्रॉपर्टी था किसका, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें चलते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहने का मतलब कि कौन कौन सा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, देखेंगे बारी बारी से इसको। तो इसमें जो है ना एक आप टेबल बना लीजिएगा, काफ़ी आपको मदद मिलेगा। और इस टेबल को अगर हो सके तो अपने कमरे में चिपका दें बढ़िया से, ताकि याद रहे सब दिन के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आ जाता है गामा रेज। क्या है? गामा रेज है। उसके बाद में है एक्स रेज। क्या है? एक्स रेज। उसके बाद है यूवी रेज, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज बोला जाता है, जिसको पराबैंगनी किरणें हिंदी में कहते हैं। उसके बाद है लाइट विजिबल रेज, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजिबल रेज कहते हैं इसको। उसके बाद है IR, इंफ्रारेड रेज। ठीक है, उसके बाद में है माइक्रोवेव्स है। उसके बाद में है क्या? तो रेडियो वेव है, रेडियो वेव्स है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो है वो वेवलेंथ का थोड़ा रेंज लिख देते हैं। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक क्या होता है रेंज। वेवलेंथ समझते हैं ना आप? वेवलेंथ, ए क्या है? वेव है। तो एक कंप्लीट वेव, ये बना आपका एक कंप्लीट साइकिल हुआ, है ना। तो बोला जाता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, है ना। और एक टाइम पीरियड में जितना चला उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, या तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना वेव चलता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसके बाद में एक फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। चलिए वेवलेंथ चलते हैं। तो इसका जो चालू होता है वो है आपका इसमें कि 10 के पावर -3 mm से एक क्या होगा? कम होगा। mm नहीं है, ये नैनोमीटर है। नैनो कहे तो 10 के पावर कितना? -9। 10 के पावर -3 नैनोमीटर से क्या होगा? अगर कम रहा वेवलेंथ, है ना, तो ये गामा रेज कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? गामा रेज कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका जो रेंज है वो 10 के पावर -3 नैनोमीटर से है, ये 1 नैनोमीटर तक। उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट रे जो रेज है ये है आपका 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। आप याद किए होंगे, है ना, कि लाइट जो है वो चलता है कहाँ से? 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक। जब नैनोमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 4000 का 400 हो जाएगा और 7000 का क्या हो जाएगा? 700 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, IR का जो है वो है 700 से 700 नैनोमीटर से 1 mm तक। कहाँ तक? 1 mm तक। उसके बाद में ये है 1 mm से लेकर के 0.1 मीटर तक। अब ये जो होगा दिस लैम्डा विल बी ग्रेटर देन 0.1 मीटर। ठीक है, तो आप इधर में देखेंगे तो ये जो लैम्डा है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं वैसे वैसे लैम्डा का वैल्यू जो वो क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पे लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो ये जो है सबसे शॉर्टेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका वेवलेंथ जो सबसे कम है, जिसका नाम क्या है? गामा रेज। और लॉन्गेस्ट इसमें जो आपका वेव है वो कौन सा है? तो रेडियो वेव है, सबसे ज़्यादा लैम्डा का वैल्यू वाला। ठीक है, इसमें जो विजिबल लाइट होता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक चलता है। या तो अगर एंगस्ट्रम में लिखना चाहते हैं तो 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम तक ये चलता है। ठीक है, इतना आपको बात बता दिया गया। अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे, एक आपको फॉर्मूला बताया गया होगा। C इज इक्वल टू होता है, C बराबर होता है F इंटू लैम्डा। C बराबर क्या होता है? F इंटू लैम्डा होता है। देखिए, तो फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी जो है एक पार्टिकुलर वेव का फ्रीक्वेंसी जो वो चेंज नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसका उस पर क्या उसको आप बोलते हो? सोर्स पे डिपेंड करता है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे ये मान लें, क्या उसको बोल रहे हो, एक ही मीडियम का बात करें, तो एक ही मीडियम का बात करेंगे यहाँ पे, तो C जो है वो हो जाएगा क्या? कांस्टेंट हो जाएगा।
तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई एफ हो जाएगा। देखिए ज़रा, यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे या किसका बात करेंगे, या एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी डिवाइडेड बाई लैम्डा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। ये अलग अलग वेवलेंथ, ये अलग अलग क्या, ये अलग अलग रेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही, है ना, जो जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, अलग अलग होगा। चलिए देखते हैं ज़रा सा। तो इसका जो लैम्डा है वो सबसे कम है, इसका लैम्डा जो है वो क्या है, सबसे मिनिमम है, और इसका जो लैम्डा है वो क्या है, ये लैम्डा इसका मैक्स है। तो इधर से इधर जाने पे, लेफ़्ट टू राइट जाने पे लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू जो है जब बढ़ेगा तो एफ का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो इसका जो एफ होगा वो क्या होगा, तो सबसे मिनिमम नहीं मैक्सिमम, जहाँ पे लैम्डा कम वहाँ पे एफ मैक्स, इसका मैक्सिमम होगा फ्रीक्वेंसी, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, तो मिनिमम होगा। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि वह कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है या तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, जिसका नाम क्या है, गामा रेज। वह कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका लैम्डा सबसे ज़्यादा होगा और उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा, जिसका नाम क्या है, तो रेडियो वेव नाम है। ठीक है, तो एक कहानी हो गया यहाँ पे। अब ज़रा से एक और फॉर्मूला आप जानेंगे यहाँ पे कि जो एनर्जी जो होता है रेडिएशन का, लाइट का, वो किसके बराबर होता है, तो एनर्जी होता है एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा बोलो या तो एच इंटू एफ बोलो। तो हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो एफ का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। ज़रा सा देखिएगा इस बात को, इधर से इधर चलने पर एफ का वैल्यू क्या हो रहा है, एफ का वैल्यू इधर से इधर चलने पे घट रहा है, और लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा था, तो बढ़ रहा था लेफ़्ट टू राइट चलने पे, एल टू आर, है ना। बात समझ में आ गया। चलिए, तो ऊपर में देखिए ज़रा सा, एनर्जी का कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ई बराबर कितना है, तो एच इंटू एफ है। एफ का सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे जैसे जैसे आगे जाएंगे एफ का वैल्यू घटते जाएगा। तो इधर देखिए, कहने का मतलब कि एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कहाँ पे, गामा रेज का, उसके बाद यहाँ मिलेगा, उसके बाद धीरे 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 में कमते जाएगा। तो रेडियो वेव का जो एनर्जी होता है वो बहुत ही कम होता है रेडियो तरंगे का। ठीक है, तो सबसे एनर्जेटिक इसमें रेज कौन सा है, तो गामा रेज। इसलिए आपको बोला जाता है कि गामा रेज जो होता है ना, वो काफ़ी खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ये एल्युमिनियम के फॉयल को भी क्या कर देता था, पेनेट्रेट कर देता था, पार कर देता था। गामा रेज बहुत खतरनाक होता है, ठीक ना, एक्सरे से भी खतरनाक होता है। चलिए, तो इसमें अब हम लोग कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है, हल्का बचा है। अब इन सारे वेव का थोड़ा एप्लीकेशन जान जाते हैं, ठीक है, कि इनका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसमें क्या है, यूजेज है। देखिए, तो पहला जो है आपका गामा रेज, इसको किया जाता है रेडियोथेरेपी में। रेडियोथेरेपी जो है वो मेडिकल सर्जरी बोल सकते हो आप, प्रोसेस है जिसमें ट्यूमर एंड कैंसर को इलाज किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये हो जाएगा रेडियोथेरेपी में, इसको हम लोग यूज करते हैं, रेडियोथेरेपी, है ना, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग चलते हैं किसमें, तो एक्सरेज में। एक्सरेज तो आपको मालूम होगा, टूटे हुए हड्डियों को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं, क्रैक, है ना, टू डिटेक्ट क्रैक्स इन बोन्स, है ना, हड्डियों में क्रैकिंग को ढूंढने में किया जाता है। और भी इसका काम होता है, जैसे बढ़िया जो बड़े मशीन्स जो यूज होते हैं ना, लेथ मशीन का आप नाम सुने होंगे, या तो और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं मशीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका जो टूल होता है ना, काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है ना, एक्सपेंसिव होता है। तो उस टूल में कभी कभी खराबी आ जाता है ना, तो देन उसको एक्सरे किया जाता है। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे जा करके, तो उसमें अच्छा खासा कुछ मशीन्स बताया जाएगा जिससे मशीनिंग किया जाता है ना, बहुत सारे कुछ है, जैसे EBM है ना, इलेक्ट्रॉन बीम, ऐसे करके मशीन होता है जिससे प्रोसेस करवाया जाता है। चलिए, अभी बताना वो उचित नहीं है, क्योंकि बताएंगे तो समझ में आपको आएगा नहीं।
चलिए उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज का एप्लीकेशन, है ना। तो इसको किया जाता है, ये करता है किल द जम्स, ये जम्स को किल कर देता है, मार देता है वो, है ना, किल द जम्स। जैसे में आप अगर आपके घर में आरओ लगा होगा, पानी पीने वाला आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला, है ना, कैंट खाता है, बहुत कुछ आता है, तो उसमें देखिएगा लिखा होगा कि ये जो है पानी जो है वो आपका अल्ट्रा वायलेट रेज से वो फिल्टर्ड है, मतलब कि उसमें प्रोसेस करवाया गया उसको, है ना, बाय यूजिंग यूवी रेज। देन उसमें क्या किया जाता है, जो भी जम्स थे उसमें, जो छोटे छोटे कीटाणु थे पानी में, वो उनको मार दिया गया एंड फाइनली फ़िल्टर करके हम लोगों को सप्लाई दिया जाता है, पिया मैंने पीते हैं हम लोग। चलिए और भी इसमें काम किया जाता है, जैसे में फूड प्रिजर्वेशन, जैसे मान लीजिए कि कुछ फूड पैकेट तैयार करना है बिस्किट का या कुछ महंगे महंगे चीज़ों का, है ना, उसको कुछ ये करना है तो उसको प्रोसेस करवा दिया जाता है, छोटे छोटे जो कीटाणु रहते हैं उसको मार दिया जाता है उस रेज को डाल करके, उसके बाद पैक करके भेज दिया जाता है। अगला है लाइट। तो लाइट में क्या यूज़ करते हैं इसको, तो टू सी द थिंग्स, है ना, वस्तुओं को देखने के लिए चीज़ यूज़ किया जाता है। चलिए अगला IR, इंफ्रारेड का नाम है। तो इंफ्रारेड जो है ना बहुत ही तगड़ा इसका एप्लीकेशन है। रिमोट आप समझते हो, जैसे टीवी हो गया, AC हो गया, उनका जो रिमोट होता है, तो उसमें देखिएगा उस रिमोट में आगे में, रिमोट में यहाँ पे देखिएगा कि एक छोटा सा लाइट लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है, LED टाइप का, है ना। तो उससे जो रेज निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, जिसका नाम क्या रहता है, तो IR रहता है, इंफ्रारेड। तो रिमोट कंट्रोल में हम लोग यूज़ करते हैं, इस वेव को यूज़ करते हैं। अगला जो है वो माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव जो है वो कुकिंग पर्पज़ के लिए, खाना, इंडक्शन का नाम जानते हैं ना, इसमें माइक्रोवेव यूज़ किया जाता है। और भी इसका यूज है माइक्रोवेव का, रडार में यूज़ किया जाता है इसको। कहाँ पे किया जाता है, रडार में यूज़ किया जाता है। और आपको कुकिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है ना, कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब रह गया एक रेडियो वेव, है ना। तो रेडियो वेव जो है वो रेडियो प्लस TV कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है इसका यूज। बात समझ में आया ना, TV कम्युनिकेशन। अगर आप रेडियो सुने होंगे कोई किसी स्टेशन का, तो उसमें आपको बताया गया होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी आपको दिया जाता है। जैसे एक पटना में स्टेशन है रेडियो मिर्ची करके, है ना, तो उसका बताएगा फ्रीक्वेंसी जो है, बताएगा वो 98.3 मेगा हर जैसे करके बताता हो, है ना। तो उसका फ्रीक्वेंसी बताता है। जब वहाँ पे आप बैंड ले जाएंगे, देन वो सिग्नल को रिसीव करके उस स्टेशन के चीज़ों को आपको बताएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, इसका ये रेंज हो गया लैम्डा का, ये आपका क्या हो गया, तो आपका एप्लीकेशन हो गया। इसमें अगर पूछ दिया जाए कि सबसे खतरनाक इसमें कौन है, तो सबसे खतरनाक वही होगा जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला है, इसके पास में एनर्जी जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम एनर्जी इसके पास होता है। और मिनिमम एनर्जी किसके पास होता है, रेडियो वेव के पास होता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे नीट का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन। तो आप लोग बड़ा ध्यान से, बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा, हम बना रहे हैं उसको। और हो सके तो अपने पास पड़ोस में जो भी जान पहचान के दोस्त हैं उनको तक ये ज़रूर भेजिएगा। अच्छा खासा मेहनत से बनाया गया है ना। और जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि इस लेक्चर के द्वारा आपको सारे चीज़ों को समझ में अच्छा से आया होगा, और हर एक क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। बस नोट्स को ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है। और इसमें देखिए साइड में कुछ फार्मूला यूज किया गया है, तो आप इसको रखिएगा। देखिए यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड होता था। सी क्या है, तो स्पीड है या तो वेलोसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लैम्डा फ्रीक्वेंसी है, सॉरी वेवलेंथ है, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हर एक चैप्टर को ऐसे ही दिया जाएगा, है ना। एक जो वीडियो होगा वो शॉर्ट नोट्स का हो, दूसरा जो होगा वो प्रीवियस ईयर होगा। तो चलिए, धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। और मैं बता दूं कि इसका जो हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस का ऑफलाइन क्लासेस चलता है बाईपास गया में, और एक इसका और नया ब्रांच गया कॉलेज के मेन गेट के सामने में खुला हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है दोनों जगह पे, है ना। आप आ करके अपने ऑफलाइन क्लासेस को विजिट करें। एक बेहतर आपको दिया जाएगा पढ़ाई वहाँ पे, आपके अच्छे कैरियर बनाने के लिए। कहने का मतलब कि JEE नीट NDA का बहुत ही भयानक
मतलब कि अच्छा खासा तैयारी करवाया जाएगा अलॉन्ग विथ बोर्ड, है ना। तो बोर्ड के साथ में बोर्ड भी अच्छा खासा वहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।